हो गया स्टार्ट। चलो देखो, आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लक्स क्या होता है, और आपका गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ बाद में है, बताएंगे इसके बाद। तो सबसे पहले उसके लिए आप जानो एरिया वेक्टर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एरिया वेक्टर। जैसे अगर हम सिंपली बोले कि एक रेक्टेंगल दिख रहा है ये, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी। लेंथ इंटू क्या होता है आपका? ब्रेथ होता है। ठीक है, एक मिनट, इसको मत हिलाइएगा, ठीक है। चलिए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आपका एरिया। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं ना कि एरिया का भी वेक्टर होता है, मतलब क्या, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे प्रूफ करके दिखाइए, तो वो पहले देखेंगे। और बेसिकली आपको एरिया का डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको बार बार मिलेगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर, जिसको ए वेक्टर से हम लोग डिनोट करेंगे। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका क्या होता है? एक डायरेक्शन होता है। एक बेसिक सा हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे। अरे बड़ी खराब बन गया। ए बी सी डी। अब जैसा भी रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना? मेरे को दिक्कत है किसी को? ये आपका रेक्टेंगल है। अगर इसका हमको एरिया लिखना होगा, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना? एल इंटू बी, ए बी इंटू बी सी लिख सकते हैं। ये लेंथ हो गया और ये क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ए बी को हम बोलते हैं, ए बी एक लेंथ है, अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं, अगर ए से बी इसको मेजर करना है तो हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं ए बी का एक अपना दिशा है ना, और बीसी का भी क्या है? अपना दिशा है। और दोनों के बीच एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री है। क्या कोई दिक्कत है? तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि ए मतलब एरिया वेक्टर, और सोच सकते हैं क्या ए बी क्रॉस बी सी? बोलोगे सर ए क्रॉस बी अगर कोई वेक्टर होता है, अगर मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है आपका? ए बी साइन थीटा, है ना? और हमको इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको एल इंटू बी आना भी चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? तो देखिए, हाँ, अगर हम बोलेंगे तो ए क्रॉस बी होता क्या है आपका? ए बी साइन थीटा। और देखो ए बी, ये वाला है ए बी बोल रहे हैं इसको, और इसको क्या बोल रहे हैं? बी सी। इसको ए बी बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं? बी सी। और दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा बाबू? 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 कितना होता है आपका? 1 होता है। ये मान लो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, और यहाँ भी क्या है आपका? मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या आ गया आपका? सिंपली ए बी इंटू बी सी। ठीक है, और एन कैप, एन कैप क्या दिखाएगा? एन कैप इसका डायरेक्शन दिखाएगा। और डायरेक्शन हमेशा क्या देंगे? राइट हैंड थंब रूल। आप कभी भी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखना है, सुन ली मान, तो आप मान लो अपने से बना लीजिए इधर ए वेक्टर, ठीक है, और इधर बना लीजिए बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है आपका और ये बी वेक्टर है, और इसके बीच एंगल है। तो अगर उसका एंगल, उसका डायरेक्शन जाना है, तो आप कुछ मत कीजिएगा, एक तरफ उंगली ले जाना है और बी की तरफ घुमा देना है। तो जो थंब है वो आपका डायरेक्शन दिखा देगा। उसी तरह इसमें देखो, ए बी की तरफ उंगली ले जाएंगे और बीसी की तरफ, देखो ये इसको ए की तरह ट्रीट करो और इसको बी की तरह ट्रीट करो, तो ए बी की तरफ हाथ लेंगे और बीसी की तरफ घुमा दिए, डायरेक्शन क्या आ गया? आउटवर्ड। तो हमेशा याद रखना कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। क्या होता है? हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा। अगर मान लीजिए मेरा बोर्ड है, ठीक है, थोड़ा वो होता है ना आजकल, वो सब आया बोर्ड, क्या कहना बोर्ड, कैसे वो डिजिटल बोर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्मार्ट बोर्ड। अभी अपना बोर्ड यही है, स्मार्ट है, अपने लिए तो ये स्मार्ट है, इसी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल देखिए, तो इसका एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा आपका? सीधा जाएगा। ठीक है, हमेशा आउटवर्ड। अगर हम जमीन पर खड़ा है, जो जमीन का एरिया, इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा? सीधे। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के क्या होता है? नॉर्मली होता है। ठीक है, सरफेस के क्या होता है आपका? नॉर्मली होता है। तो यहां पे आप एक लाइन लिखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर,
डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल एंड आउटवर्ड लिख देना हमेशा बाहर, नॉर्मल एंड आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। तो देखो एरिया निकालना, हम ऐसा तुमको ये थोड़ा सिखा रहे कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। हम आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा ना, एरिया का जो डायरेक्शन है वो किधर आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका डायरेक्शन हमेशा सरफेस के क्या होता है, बाहर होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं फिर से ना, जैसे मान लो एक कीबोर्ड बना दिए, ठीक है, एक कीबोर्ड बना दिए, ठीक लग रहा कीबोर्ड, ठीक है। अब देखो इसका नामकरण भी कर दे रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अगर हम ये बोलेंगे नीचे वाला ए बी सी डी, ठीक है, तो आउटवर्ड होगा, उसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, तो हमेशा क्या जाएगा, नीचे जाएगा, इसका एरिया क्या जाएगा, इधर नीचे जाएगा। ठीक है, अगर ये एरिया लेंगे बी सी जी एफ, ये डब्बा दिख रहा है आपको, सबसे बेस्ट ये डब्बा दिख रहा है आपको, ये क्या है, कीबोर्ड है, इसका पूछी निकला हुआ है। ठीक है, तो ये है, तो अगर हम बोलेंगे ये वाला सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, इससे बाहर। ठीक है, ये वाला सरफेस का क्या होगा, इससे बाहर। और देखो नॉर्मल भी है सरफेस पे नॉर्मली खड़ा है ना, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, इसका क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, इसका क्या हो जाएगा सर, जैसे पूछी निकला हुआ है, समझ में आ गया एरिया वेक्टर। तो देखो एरिया निकालना आपको नहीं सिखाया जा रहा, आपको सिखाया जा रहा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और उसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा सरफेस के क्या होता है, आउटवर्ड एंड नॉर्मल, बाहर और नॉर्मल। ठीक है, नोट कीजिए, ये एन कैप है आपका, एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर है। चलो ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, इसको बिठाए, क्या बोला मौसम, क्या इतना बेकार समूह बनाई गई है, खुश क्यों नहीं है तू, मौसम खराब है क्या, खराब बहुत है, और तो हीट लग रहा था। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है, ये लगा ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे ज्यादा है, कम है, स्मार्टफोन नहीं है मेरे को, अभी मेरे से मतलब बहुत सारा फैकल्टी लोग स्मार्टफोन पढ़ा रहे हैं, हमको भी ऑफर मिला था लेकिन छोड़ दिए। हाँ? सही बात है, कुछ नालायकों को भी देखना है हमको, मिटा इसको। चलिए अब यही डालिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मिटा रहा हूँ, ठीक है, लगा ले रहा हूँ, माइक इज कंपलसरी, ताकि आप बाद में वीडियो देख पाओ, कितना सुविधा है तुम लोग को, साइंस एकेडमी कितना सुविधा है तुम लोग को, मिटा देना। अच्छा यहाँ पे दिखा लेना, ये वाला डायग्राम बना लेना, इसमें दिखा लेना, इसमें बाहर है, इसमें बाहर है, इसमें इधर है, उसमें उधर है, और कोई बचा क्या, हो तो गया ना, 1 2 3, इसमें इधर है। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना, ठीक है, ताकि आपको समझ में रहे कि हमेशा आउटवर्ड होता है। अगर एक पर्टिकुलर एरिया बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपका बाहर आ गया, ये एरिया वेक्टर है, ये क्या आपका एरिया वेक्टर है। अब हेडिंग डालिएगा आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इसको डिनोट करेंगे फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई फाई ऐसे ऐसे गुला करके उसका मर्डर कर दो, ठीक है, बीच से उसे काट दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब ये देखो ये फ्लक्स वर्ड है ना, ये जनरली ये जनरल टर्म है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, हम बताए थे ना, शायद हमको लगता है फ्लूइड में हम बताए थे, फ्लूइड बताए थे ना, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स के बारे में बताए थे।
तो फ्लक्स का मतलब होता है कोई चीज किसी पार्टिकुलर एरिया से बाहर निकल रहा है। जैसे अगर ये मान लो दरवाजा खोल दिए, जैसे मान लो एक खिड़की रहता, तुम लोग उठा उठा के फेंकने लगते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट का फ्लक्स बन जाता। किसी पार्टिकुलर एरिया से जितना स्टूडेंट पार हुआ वो स्टूडेंट का फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स का मतलब ये होता है कि किसी पार्टिकुलर एरिया से कोई चीज बाहर निकल रहा है, और कितना बाहर निकल पा रहा है, कितना अमाउंट में बाहर निकल पा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या बाहर निकलेगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पार्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे अगर मान, अरे टैप टैप देखे हो ना, उसे पानी निकलता है ना, ठीक है, तो वो भी फ्लक्स है। किसी भी एरिया से कुछ भी सामान निकल गया उसको हम फ्लक्स बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया कि किसी पार्टिकुलर एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे अगर हम मान लो, ये मान लो रजिस्टर लेते हैं, ठीक है, ये रजिस्टर लिए, ठीक है, और कंडीशन ये होना चाहिए कि सरफेस से नॉर्मली आना चाहिए। सरफेस से क्या आना चाहिए? नॉर्मली। अब जैसे ये आपका है, ठीक है, अब यहां से दो गो मान लो, दो गो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पार गया, एक इधर से पार हो गया, दिख रहा है? यहां से एक ऐसे पार हो गया, एक ऐसे पार हो गया, तो दो गो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो गया, इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? 2। क्यों? दो गो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पार हुआ। मान लो इससे आदमी गुजर रहा है, इसमें ऐसे से 75 को आदमी पार हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मली। समझे? जैसे अगर हम यही बना है, ये आपका एक खिड़की है, ये क्या है? खिड़की है, जिससे आप चोरी से भागते हो। कभी स्कूल से भागे हो खिड़की से? तो लोग किस्मत है बेकार। हम लोग बिल्डिंग सब तरफ जाते हैं, क्लास चल रहा है, हम लोग बाहर रहते थे, समझो। तो यहां से मान लो 4 गो इलेक्ट्रिक, 3 इलेक्ट्रिक बने, ठीक है। अगर मान लो इधर बनाते, इधर बनाते, देखो टोटल ये मान लो ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सुन लो मेरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस पार्टिकुलर एरिया से कितना बाहर आया? इस पार्टिकुलर कितना बाहर आया? 3 ही बाहर आया ना, ये दोनों तो बाहर नहीं आ पाया ना, तो ये तीनों क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। समझे? अब यहाँ पे कंडीशन हम क्या बताए कि ठीक है आप कूद तो रहे हो, हम बोल दिया नहीं नहीं बाहर रहेगा। अब एगो मान लो ऐसे भी गया, एगो बेचारा उसका पैर टूट गया और वो ऐसे करके ऐसे उड़ गया, ठीक है, समझे? मतलब क्या, देखो एंगल बना के, जैसे ये आपका लाइन है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा होगा, ये नॉर्मली का मतलब क्या हो? इसके परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल कंडीशन है, समझ में आ रहा? अब देखो वेट, ये नॉर्मल है, और ये जो ब्लैक वाला आदमी था ये ऐसे ना जाके ऐसे चला गया, ऐसे गया, एक एंगल पे गया। तो हम क्या बोले, कंडीशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा ना वो नॉर्मली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्मली। अगर नॉर्मली नहीं भी है तो उसका कंपोनेंट लेके हम नॉर्मल करेंगे। समझे? तो पहला एक लाइन, पहला लाइन क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोलेंगे कि किसी पार्टिकुलर एरिया से जितना भी नंबर ऑफ फील्ड्स, कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ गया, वही उसका क्या कहलाएगा? फ्लक्स। कंडीशन क्या होना चाहिए कि जितना भी लाइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्मल। तो एक लाइन लिखिएगा, हाँ सरफेस के नॉर्मल, ठीक है, एक लाइन लिखिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the number of electric field lines passing normally through the area comma called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब क्या कि जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे आप मान लो एक खिड़की बना लो, लिख लिया ना, किसी छूटा क्या? हो गया ना, ठीक है। अब सुनो, ये इसका नॉर्मल लाइन है, ये क्या आपका? ये सीधा नॉर्मल लाइन है, क्या आपका? नॉर्मली लाइन, ये नॉर्मली है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो नॉर्मल लाइन है, अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो यार एरिया वेक्टर भी कुछ नॉर्मली था ना, है ना? अब देखो तुम्हें कंफ्यूजन आएगा, सर ये सरफेस है, एगो एरिया इधर भी आएगा और एगो एरिया इधर भी आएगा, कौन सा लेंगे? जिसको लेना ले लो, एक ही कौन सरफेस है, इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो। लेकिन अगर कोई मान लो बंद कमरा है तो हमेशा आउटवर्ड और लेंगे, अंदर और लेंगे। जैसे अब ये बनाए थे ना,
इससे हमेशा बाहर वाला लेंगे, अंदर वाला नहीं। फिलहाल देखो, तो हम ये बोले कि नॉर्मल, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो एरिया वेक्टर होगा, है ना। ऐसा क्यों बोले? क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्लियर है? अब मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड गया ऐसे, ये बेचारा गरीब आदमी ऐसे चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गया, नॉर्मल मतलब क्या डाउनवर्ड? देखो नॉर्मल का मतलब ये देखो, एरिया, एरिया के नॉर्मल का मतलब उसमें सीधा सीधा, हाँ आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब बाहर होता है। तो नहीं, नॉर्मल क्या मतलब, आप उस पर सीधे खड़े हैं 90 डिग्री बना के प्लेन पे, जैसे ये प्लेन है ना, ये धरती है ना, इस पर हम सीधे नॉर्मली खड़े हैं। हम उल्टा भी खड़ा, जैसे मेरा मेरा पैर, उसमें हम ड्रैकुला बन जाएंगे, हम पैरों पर रख देंगे, ऐसे नीचे रख देंगे, मुंडी में नीचे जाएगा, तो भी हम नॉर्मली है ना। आउटवर्ड का मतलब कि बाहर। अगर मान लो, सुनो, ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, ये वाला जो एरिया फैक्टर इस पे आ रहा है, ये अंदर आ रहा, ये दीवार के उस साइड जाता तो क्या होता है, बाहर आ जाता। इसमें देखो ज्यादा क्लियर होगा, ये भी अब देखो, अब बोलोगे सर आउटवर्ड, अगर मान लो एक नीचे आता, अंदर आता, तो ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड है, तो आउटवर्ड होना चाहिए, और उस पर क्या, अच्छा दोनों परपेंडिकुलर है, सरफेस पे क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन ये बाहर और ये अंदर है। हमको क्या चाहिए, नॉर्मली भी चाहिए और बाहर भी चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इसके नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा, थीटा एंगल बना रहा, तो यार हमको कौन सा चाहिए, हमको ये चाहिए कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो हमेशा नॉर्मली होना चाहिए, है ना। अब इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर वाला कंपोनेंट आएगा और एक उधर वाला कंपोनेंट। थीटा के तरफ क्या कहते हैं, कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा ई कॉस थीटा और एक क्या आएगा आपका ई साइन थीटा। लेकिन अपन को कौन चाहिए, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इसको हम लोग फाई बोलेंगे, ई कॉस थीटा इंटू पार्टिकुलर एरिया। मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटू एरिया, ठीक है। अच्छा, एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं बचपन में, क्लास 11 में, ए डॉट बी क्या था, अरे बताओ कोई, ए डॉट बी क्या था, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। इसको हम लोग कौन सा बोलते थे, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे, क्या बोलते थे, स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे, ठीक है। अब यहां तो ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी बोल सकते हैं, आया ना, ए बी कॉस थीटा क्या बोल सकते हैं, ए डॉट बी। तो इसको डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले देखो, पहला तो फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, पहला तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, अगर कहेंगे तो ई डॉट ए, ई डॉट ए वेयर, अच्छा थीटा जो होगा, ये जो थीटा एंगल आ रहा, एंगल किसके बीच होगा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ दूसरा दिमाग में देखो, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस का नॉर्मल होगा, सरफेस का क्या होगा, नॉर्मली, तो ये ऑटोमेटिक नॉर्मली है। और ये कोई मान लो कोई रेंडमली इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन किए थे, किसी एरिया से कितना लाइन पार हो रहा नॉर्मली, तो मेरे लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, एक तो पार होना चाहिए, दूसरा नॉर्मली होना चाहिए। ये भाई साहब तेज बन के इसी जा रहे थे ऊपर, हम लोग कहे तेज बन रहे हो, उसको दो कंपोनेंट तोड़ दिए, एक इसका नॉर्मली और एक इसका ऊपर, आया ना, दो कंपोनेंट उड़ेगा ना। तो ये वाला क्या आ गया, ये जो ई कॉस थीटा क्या है, इसका नॉर्मली आया ना, है देखो आप, जैसो ऐसा समझो, जैसे मान लो ये दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा था, जैसे देखो ये आपका नॉर्मली है, ठीक है, और ये जा रहा था ब्लैक वाला ऐसे, ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट है, एक इधर आया ऐसे और एक ऊपर आया, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला ब्लू है ना, ये इसको ब्लू आ, देखो ये ब्लैक ब्लैक है, ठीक है, देखो ये ब्लू ऊपर जा रहा था, ऐसे जा रहा था एंगल बना के, ये वाला एंगल थीटा है, तो इसका दो कंपोनेंट, एक नीचे आया हॉरिजॉन्टल, इसके सॉरी नॉर्मली, और एक इसके सरफेस के अलॉन्ग आया, ठीक है। हमको कौन चाहिए, हमको नॉर्मल चाहिए, ठीक है। तो ई कॉस थीटा और इनटू एरिया, ठीक है, और एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा सरफेस के नॉर्मली, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला बस दो लाइन याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोलते हैं कि पार्टिकुलर एरिया से कितना लाइन पास हुआ नॉर्मली, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। एंगल किसके बीच में है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम ऐसे लिख दे, ध्यान दीजिएगा, अच्छा भाई इसको नोट करो, एक न्यूमेरिकल कराएंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
कोई भी फ्लक्स पूछे, सिंपली बात है कि किसी पार्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा, वही होता है फ्लक्स। फॉर्मूला क्या हो गया, E cos थीटा। क्या हो गया, E cos थीटा या E डॉट ए। ठीक है, दो ही लाइन पूछेगा, कुछ नहीं। ये दो लाइनों में हम समझा सकते थे कि फ्लक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली, है ना। और दूसरा उसका फॉर्मूला क्या हो गया, E cos थीटा। थीटा क्या है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। एक सवाल करते हैं हम लोग यहां पर, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, ये नॉर्मली है। एरिया इसका मान लो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ E, और ये दिया हुआ है 20 न्यूटन पर कूलम। आपको बताना है फ्लक्स कितना होगा, और ये एंगल दिया हुआ है मान के चलो 60 डिग्री। ठीक है, चलिए फाइंड फ्लक्स। ये सिंपल सवाल है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E A cos थीटा। ठीक है, E कितना है, तो 20 है, एरिया कितना है 20, और सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 1 2 3 4, और cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1 2 1 2 2 2, तो 2/100 आ गया, तो 0.02 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका यूनिट क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था बाबू, न्यूटन पर कूलम था, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। जैसे अगर मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है मान लो 40 न्यूटन पर कूलम, अपने से दे रहे हैं, और एरिया दिया हुआ, अच्छा ये आई कैप, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया दे दिया है मान लो 2 मीटर 2, ये भी आई कैप मीटर स्क्वायर। आपको बताना फाई कितना होगा। एक और फॉर्म क्वेश्चन दे रहे, ठीक है, ये नोट कर दियो ना। ठीक है, एक और सवाल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ E, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन पर कूलम, और एरिया वेक्टर दिया हुआ है आपका 4 5 k कैप मीटर स्क्वायर। आपको बताना फ्लक्स कितना होगा, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। ये सवाल, ये वाला क्लियर हो गया ना, नोट किए ना। ये दो सवाल दिए वेक्टर का, जिसको आइडिया होगा थोड़ा बहुत वो आराम से बना लेंगे। हाँ जी, हो गया। देख बाबू, एक बात बता, तू बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर इसके बीच एंगल कितना है। इसका डायरेक्शन आई कैप है और इसका भी आई कैप है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। एंगल क्या हो गया, जीरो। एंगल क्या हो गया, जीरो। तो जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 40 इंटू 2 कॉस जीरो हो गया, कितना हो गया 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या कोई दिक्कत है, या ई डॉट ए भी कर सकते थे। आई डॉट आई कितना होता है 1, वेरी गुड, और जे डॉट जे 1, आई डॉट के 0। कुछ याद है ना, इसीलिए क्लास 11 जरूरी है। ठीक है, फिलहाल देखो कोई बात नहीं भी है तो याद देखो ध्यान से। अब यहां पे ए डॉट भी लगाएंगे, देखिए
ई डॉट ए, तो ई कितना है बाबू, ई है आपका। अब देखो जब वेक्टर के टर्म निकालते हैं ना फिर एंगल नहीं लिखते हैं, समझे? तो यहां पे क्या जाएगा देखिए, तो 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट, यहां क्या जाएगा 5k कैप। अच्छा आप बताओ, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, सुनो हम ऐसे लिख रहे हैं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप। अगर इनको थोड़ा देखो, i डॉट आई 1 होता है तो 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, और इधर k है क्या तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, होगा ही नहीं। अच्छा एक बात, इसके पास k है क्या, ठीक है, फॉर्मूला याद है, डॉट प्रोडक्ट डालना। आप लोग ना भुला गए हो, पता है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। तुम लोग ना इसीलिए बोलते, थोड़ा सा मेरा नोट्स पढ़ के आया करो। b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, ठीक है। तो a डॉट b क्या होता था याद करो, a डॉट b, तो i वाला i के साथ a1 b1 हो जाएगा प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, तो k वाला k के साथ मल्टीप्लाई होगा, i वाला i के साथ और j वाला j के साथ। तो इसके पास k वाला है, इधर वाला k वाला है क्या कोई, खत्म 0, ठीक है। इसीलिए ये वाला क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम दोनों टाइप का सवाल कर दिए, एक वेक्टर वाला भी कर दिए, एक नॉर्मल कर दिए। तो कोई भी आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो क्या बोलोगे कि किसी पार्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा, कैसे, नॉर्मली। फॉर्मूला क्या बोलोगे बाबू, ई ए कॉस थीटा, क्या बोलोगे ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। जिनको ये ला में दिक्कत हो रहा होगा, अभी भी वेक्टर अगर याद नहीं होगा तो रुक जाना, क्लास के बाद बता देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, क्या पढ़ेंगे, इसको मिटा लीजिए, इसको मतलब लिख लीजिए, मिटाएंगे। मिटा रहा हूं, हाँ? गॉस थ्योरम यही ना लिखा आप लोगों सबको ही, गॉस थ्योरम। देखो गॉस ने एक रिलेशन दिया, गॉस ने क्या किया, एक रिलेशन दिया, और वो उन्होंने दिया फ्लक्स और चार्ज के बीच एक रिलेशन दिया, ठीक है। उस रिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं गॉस थ्योरम, ठीक है। उन्होंने किसके बीच रिलेशन दिया, चार्ज के बीच में और फ्लक्स के बीच में, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो आपका जो फ्लक्स होता है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ई डॉट ए, ई डॉट डी। देखो फ्लक्स का भी थोड़ा देर पहले आपको फॉर्मूला बताए थे ना, ए इंटू ए। अगर छोटे एरिया पे लेंगे तो डी, डी का मतलब क्या होता है, छोटा एरिया पे, और पूरा एरिया के लिए क्या करते हैं, उसको जोड़ देंगे, और जोड़ने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और उन्होंने बोला कि जो आपका फ्लक्स होता है 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस। 1 उन्होंने बोला कि किसी पार्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा, इस खिड़की से या इस बोर्ड से कितना फ्लक्स आएगा। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको चार्ज पता है, जैसे अगर मान लो, सुनो मेरी बात सुनो, हम क्या किए, एक स्फीयर बना दिए, क्या आपका एक स्फीयर है, क्या एक स्फीयर है, ऐसा मान लो कि ये स्फीयर है, गेंदा है, बॉल है, यहां पे मान लो बीच में एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, पॉजिटिव चार्ज क्या आपका क्यू है। तो उन्होंने बोला इस पॉजिटिव चार्ज से चारों तरफ कितना फ्लक्स जाएगा। तो उन्होंने बोला कि इसका निकालने का बहुत आसान तरीका है, वो होता है 1/एप्सिलॉन टाइम इंटू क्यू इनसाइड,
और इनसाइड क्या, मतलब गॉसियन सरफेस। अभी गॉसियन सरफेस को डिफाइन करेंगे। बस अभी इतना याद रखो कि उन्होंने फ्लक्स और चार्ज के बीच एक रिलेशन दिया, ठीक है। और इनडायरेक्टली पता है उसका हेल्प क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच रिलेशन मिला हम लोग को, ठीक है। याद करो बहुत कुछ दिन पहले हम लोग एक इनफाइनाइट रॉड लिए थे, कुछ याद आ रहा है, इनफाइनाइट रॉड लिए थे और इससे आर डिस्टेंस पॉइंट एक पॉइंट पी लिए थे और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, जो कि काफी लेंदी आया था, बहुत सारा इंटीग्रेशन करना पड़ गया था। इससे एकदम चुटकी बजाते हो जाएगा, सही है। तो अभी इतना दिमाग नहीं खराब करना क्या है, क्योंकि अभी आपको हम ऐसी कहानी पूरे भाग दी है। अभी सारांश में बस एक लाइन से देना कि गॉस थ्योरम एक रिलेशन था किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और चार्ज के बीच में, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, एक लाइन लिखिएगा पहले गॉस थ्योरम में, इट स्टेट्स दैट the total electric flux through the closed surface enclosing the charges is equal to 1 by epsilon naught times, ऐसे 1 by epsilon naught times the magnitude of charge enclosed the surface, ठीक है। जैसे सिंपल एक लाइन शुरू से बता रहे हैं, ये चार्ज इसके तरफ की बोलेगा कि इसके चारों तरफ कितना फ्लक्स जाएगा, मान लो इसका रेडियस आर है, स्फीयर है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम इनटू क्यू, जितना भी इसमें चार्ज होगा, नेट इनसाइड, यहां पे लिखो होगा नेट इनसाइड का मतलब क्या वो बता रहे हैं, नेट इनसाइड। अभी ये थोड़ा सा जब खत्म होगा तो और क्लियर होगा। नेट इनसाइड का मतलब क्या रहेगा कि मान लो यहाँ पे +3 कूलम है और यहाँ -4 कूलम है, तो नेट क्या होगा बताइए, -1 कूलम होगा। तो सरफेस के अंदर जो भी नेट चार्ज होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो हाँ सिंपली जोड़ेंगे। तो अभी याद रखिएगा कि फ्लक्स और चार्ज के बीच रिलेशन कौन देता है, आपका गॉसियन लॉ थ्योरम। इस लाइन को लिखिए, अभी फिर समझा रहे हैं, इसको पहले प्रूफ करेंगे और उसका जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छा दिखेगा, ठीक है। हाँ इसको लिखो, हाँ फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, को लेके ई डॉट ए लिखते हैं। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताते ई डॉट ए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और 1 बाय एप्सिलॉन टाइम क्यू इनसाइड या क्यू नेट इनसाइड। यहाँ पर अगर साइड लिखना होगा तो लिख देना यहाँ पे गॉसियन इनसाइड, गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल, एक माना हुआ सरफेस होता है, अपने सब लोग मानते हैं। हाँ इंटीग्रेट किए किसी एरिया के टर्म में, क्यों डी है ना, एरिया के टर्म में इंटीग्रेट होगा। अरे सुनो, जैसे मान लो इस छोटा सा एरिया से मतलब फ्लक्स निकल रहा है डी फाई, तो छोटा सा एरिया डी है तो पूरा निकल के क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ना। हाँ बस लिखने का एक टर्म है, ठीक है। चलो अब इसका प्रूफ लिखिएगा, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, लिखा प्रूफ ऑफ, यहां लिख दे रहे हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। आज प्रूफ तक ही करवाएंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये फील होगा जो गॉस थ्योरम है नेक्स्ट क्लास में अच्छा फील होगा, क्योंकि जब इसमें 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे ना तो और क्लियर दिखेगा ये, ठीक है। चलिए प्रूफ देखते हैं, मिटा दें इसको, चलिए मान लिए, ठीक है, हम ऐसा मान लिए कि एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज है
Q जो कि एक जगह रखा हुआ है और हम चाहते हैं इससे आर डिस्टेंस पे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए और हमेशा पॉइंट, अभी देखो कंडीशन बताएंगे कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस एक सरफेस होता है जो चार्ज को अपने अंदर घुसा के रखता है और इसका कंडीशंस भी है, कंडीशन आपको समझाएंगे। बस ये समझो कि एक पार्ट जो भी आप चार्ज लोगे ना उस चार्ज को सरफेस के अंदर रखोगे और पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस बनता है वो स्फेरिकल बनता है। अगर हम ये बोले कि एक पॉइंट चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, गोला बनेगा चारों तरफ से। अगर एक पार्टिकुलर पॉइंट पे सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मिला देंगे तो एक पूरा सरफेस बनेगा, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमको हमको प्रूव करना है कि सर फाई ई जो होता है 1/एप्सिलॉन टाइम इनटू क्यू इनसाइड होता है, हमको ये ना प्रूव करना है। तो पहले इसको प्रूफ को हम देखेंगे और फिर इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो मान लिए कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट, ये मान लो पॉइंट ओ है, ठीक है। काम करो ऐसे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे सिंपली एक चार्ज रख दो। ये आपका सेंटर है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो पॉइंट है सेंटर, इसको हम लोग ओ बोल रहे हैं। तो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, लिखना स्टार्ट करो, पॉइंट ओ, ठीक है। एंड ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, या फिर रेडियस आर पे हम लोग एक आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं, ठीक है। क्योंकि इस सरफेस के अंदर ही आपका वो पॉइंट चार्ज रहेगा। ये जो स्फीयर ड्रॉ किए हैं ये क्या है आपका गॉसियन सरफेस, क्या है आपका गॉसियन सरफेस। अब सुनो, ठीक है, यहां तक आने सुनो। हमको प्रूफ करना है कि जो फ्लक्स होता है वो 1/एप्सिलॉन टाइम इनटू क्यू इनसाइड होता है। ये आपका गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आपका क्यू है। हम क्या किए, हम पहले देख रहे हैं कि भाई एक अगर मान लो एक छोटा सा चार्ज लेते, मतलब छोटा सा एरिया लेते, ये बुचुकी सा एरिया लिया, ठीक है। इसको हम क्या बोले, डीए बोल दिया, क्या बोल दिए, डी बोल दिए। अब यहां से बहुत देखो, ये पॉइंट चार्ज है ना, जैसे चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अगर मान लो ये पॉइंट चार्ज है, जैसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, है ना। और आपका ये क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जितना एरिया से कितना फ्लक्स निकला, यही ना होता है। तो अगर मान लो यहां से जो एरिया निकलेगा, मान लो आपका निकला ई, क्या निकला, ई वेक्टर निकला बी एरिया से, ठीक है। तो हमको बस तुम ये बताओ कि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा, इसके छोटा सा एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बीच का एंगल क्या होगा, क्या, क्यों, देखो समझाना, आप पढ़े होंगे सर्कल का एक प्रॉपर्टी, आप सर्कल का एक प्रॉपर्टी या स्फीयर का दोनों में काम आएगा कि कोई भी सेंटर से लाइन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। सेंटर से कुछ भी बाहर जाएगा, ठीक है, तो ही पाएगा। चार्ज छोड़ो, तो 9-10 महीनों पढ़े हैं कि कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर जाता है यहाँ पे वो हमेशा सेंटर से क्रॉस करता है ना, ये पढ़े होगे ना। यहाँ पे कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो जो सेंटर से क्या जा रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है ना। तो सेंटर से ये जो लाइन है, जो ब्लैक लाइन है, वो क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। और आप अभी जस्ट हम बताएं कि जो आपका एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर यहां भी जो एरिया लेंगे, मान लो डीए है, तो ये भी इसके परपेंडिकुलर ही होगा ना, नहीं समझे। हम जैसे मान लो, हम बोले जैसे ये मान लो ये एक सर्कल बना है, ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। तो क्या ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, क्यों, देखो याद रखना, सेंटर से कोई भी रेडियस, ठीक है, रेडियस हमेशा सरफेस या उसको बाहर कर दोगे तो वहां सरफेस पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाता है। आप पढ़े होगे ना, रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री होता है ना। तो ये आपका टेंजेंट ये है और यही ना रेडियस, यही 90 है। तो अगर इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये भी 90 नहीं होगा, क्लियर हुआ। तो देखिए हमेशा सेंटर से जो लाइन क्रॉस करेगा उसका सरकमफेरेंस को, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। अच्छा, अभी आपको बताए थे ना कि जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मली होता है। तो
तो एरिया यहां से भी अगर मान लो छोटा सा एरिया भी आया तो ये भी तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा ना। हाँ, सर्कुलर में या फिर स्फेरिकल में भी सेम चीज होगा। ठीक है, आप समझो, ये देखो ये बोतल दिख रहा है आपको, ठीक है, मान लो ये स्फीयर होता कहीं होता तो यहाँ पे ये वाला जो ब्लू वाला था क्या था, इसके परपेंडिकुलर होता, और जो सेंटर से जो लाइन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो भी तो क्या होता, परपेंडिकुलर ही होता। दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर यहाँ पे 2 है, एरिया वेक्टर भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब दोनों का क्या था, ये भी ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0। ध्यान दीजिएगा, therefore इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया dA, ठीक है, फाई देखो क्या जगह पर E डॉट dA, क्या इसमें कोई दिक्कत है, इंटीग्रेट कर देंगे, पहले छोटा सा निकाल के पूरा फ्लक्स निकाला, इंटीग्रेट कर दिए। अच्छा, A डॉट B क्या होता है आपका, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस क्या 0 डिग्री होगा। क्यों, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 0 है। देखो सरफेस नॉर्मली, क्योंकि देखो आपका एरिया भी इधर ही जा रहा है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम जा रहा है, ठीक है, और ये एरिया लिए कितना है, डीए लिए है। तो देखिए ये क्या हो गया आपका फाई ये कितना हो गया, ई इंटू डी ए, इंटीग्रेशन। एक काम करो, ई को बाहर निकाल दो, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा, छोटा छोटा एरिया अगर मान लो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा एरिया आएगा। आपका स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली इसको लिख दे सकते हैं क्या, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है इसे, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, इसको इक्वेशन 1 बना। क्या यहां से आपको समझ में, पहले बताओ, सुनो, हम कुछ नहीं किए, इस छोटा सा एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले, और वो क्या होता है ई डॉट डी ए, और पूरा के लिए क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए यहां तक। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है आपका, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों इस सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे अगर मान लो ये 2 पेन लिए हैं, ठीक है, ये पेन भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी पेन भी, दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 होगा, है ना। अच्छा, तो डी ए कॉस 0, तो ई इंटू डी ए। अच्छा, ई बाहर निकाल दिए क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, और डी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ए, डी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कि छोटा छोटा एरिया करेंगे पूरा एरिया आएगा, और पूरा एरिया कितना होता है स्क्वायर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो लिख दिए, आप ऐसे लिख दो, एक लाइन अगर बढ़ाना है तो ऐसे लिख सकते हो, फाई ई बराबर ई इंटू ए, और क्या हो जाएगा, ई इंटू ए क्या होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। क्या कोई दिक्कत है। अच्छा, अगर हम ये बोले, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज है यहां पे, एक मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसको हम लोग मान लीजिए एम बोल दिए, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर, है ना। तो क्या आप यहाँ इस पॉइंट पी पे के क्यू अपन आर स्क्वायर होगा, है ना। क्या कोई दिक्कत है, तो देयरफॉर हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब इस यही ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको आप पुट कर दे, तो पुटिंग, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 1 में पुट करो, और इक्वेशन 1 क्या देखे तो फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ई का वैल्यू कितना है बाबू, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल हो गया, देखो तो आ गया 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम इंटू क्यू इनसाइड, आया कि नहीं आया। तो ये प्रूफ हुआ आपका, समझ में आया, ये क्या हो गया आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। अभी प्रूफ करा रहे हैं, अभी सवाल कराना बाकी है, आज जस्ट का झलक दिखा दिए, और नेक्स्ट क्लास में इस पे सवाल करवाएंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा भी हमको बात करना है, काम है मैडम से, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। अभी डाउट लेंगे, उसके लिए बैठिए।